सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सूबों के माबैन इंडस बेसिन के दरियाओं के पानी की तकसीम का तरीक़ाकार क्या था? पंजाब में नहरी निज़ाम का नफाज 1859 में शुरू हुआ, जबकि रावी रिवर से अपर बारी दोआब कैनाल बनाई गई। उसके बाद ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 1921 में पंजाब में सतलुज वैली कैनाल प्रोजेक्ट प्लान किया गया। सतलुज वैली कैनाल प्रोजेक्ट के तहत चार बैराजेस बनने थे सतलुज रिवर पे, फ़िरोज़पुर, सुलेमान की, इस्लाम और पांजात। इन चार बैराजेस से 11 कैनाल्स ऑफ टेक करनी थी, जिसका मजमूई डिस्चार्ज को तकरीबन 44,000 क्यूसेक था। उस वक़्त सिंध में कोई बैराज नहीं था, बल्कि उनके कैनाल्स जो हैं वो इनंडेशन कैनाल थी, और इनंडेशन कैनाल्स का में पानी जाना दरिया में पानी वाटर लेवल पे मुनहसर था। तो उस वक़्त सिंध ने ये ख़दशा महसूस किया कि अगर पंजाब में 44,000 क्यूसेक्स पानी दरिया से निकाल लिया गया तो लामहल्ला सिंध में दरिया में पानी का लेवल डाउन हो जाएगा, और इससे सिंध की कैनाल जो इनंडेशन कैनाल्स हैं उनमें पानी नहीं पहुंच सकेगा, उन्हें कुछ इसका नुकसान होगा। चुनांचे ये सिंध पंजाब जो वाटर डिस्प्यूट है ये 1921 में स्टार्ट हुआ था। तो उस वक़्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत सी कमेटीज़ बनाई ताकि वो स्टडीज़ करें कि जो सतलुज वैली कैनाल बनेंगी तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। अल्टीमेटली 1927-28 में एक कमेटी बनी थी, डार्ले कमेटी। तो डार्ले कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इसका असर अगर सतलुज वैली कैनाल पंजाब में बनती हैं तो लामहल्ला इसका असर सिंध में ज़रूर होगा और वहाँ वाटर लेवल ज़रूर गिरेगा, इसलिए सिंध में भी एक बैराज बनाया जाए। चुनांचे डार्ले कमीशन की सिफारिशात पे सिंध में सक्खर बैराज बनाया गया, जिससे 7 कैनाल निकाली गई और 44,000 उन सारी कैनाल का डिस्चार्ज था। उसके बाद सिलसिला ये चला कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू होता था तो सिंध में ख़दशा ज़ाहिर किया जाता था कि उस नए प्रोजेक्ट का असर वहाँ पर सिंध में पड़ेगा। चुनांचे सतलुज वैली कैनाल प्रोजेक्ट जो पंजाब में था ये 1932 में मुकम्मल हो गया था। उसके बाद पंजाब में हवेली कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये हवेली कैनाल प्रोजेक्ट में 2 हेडवर्क्स बनने थे, एक त्रिम्बू और एक सिदनाई, और इससे सिदनाई कैनाल और त्रिम्बू और हवेली कैनाल निकलनी थी, जिससे ये मुल्तान, खानेवाल और ये अजला जो थे उनको पानी पहुँचाना था। जब हवेली कैनाल का प्रोजेक्ट प्लान किया गया तो सिंध ने फिर ख़दशा महसूस किया कि उसमें सिंध में पानी की कमी हो जाएगी। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसे एंडरसन कमेटी कहते हैं। तो एंडरसन कमेटी ने बड़ी मेहनत की और उस एंडरसन कमेटी ने तकरीबन जो उस वक़्त मौजूद कैनाल्स थी या जो बनने वाली थी उन सब के शेयर्स जो थे वो मुकर्रर किए। चुनांचे हवेली कैनाल प्रोजेक्ट 1939 में मुकम्मल हो गया और एंडरसन कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक उसको पानी मिलना शुरू हो गया। इसके बाद 1940-41 में पंजाब में कालाबाग ये थल कैनाल प्रोजेक्ट प्लानिंग शुरू हुई। जब थल कैनाल की प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हुई तो सिंध में फिर ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि अगर थल कैनाल बन गई तो फिर सिंध में पानी की कमी हो जाएगी। चुनांचे उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए 1942 में एक रॉ कमीशन बनाई गई। रॉ कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, लेकिन उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान बनने वाला था
इसलिए उस पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन इन द मीन टाइम 1945 में चीफ इंजीनियर्स सिंध और चीफ इंजीनियर्स पंजाब ये आपस में इन्होंने मुलाकात की और शेयरिंग के ऊपर गुफ्तगू की और एक एग्रीमेंट हो गया, जैसे अब भी 1945 सिंध पंजाब ड्राफ्ट एग्रीमेंट कहते हैं। उसका एक ड्राफ्ट बन गया, लेकिन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध ने भी और पंजाब ने भी उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे मंजूरी न दी, इसलिए वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट एग्रीमेंट ही रहा, लेकिन उस पर अमल दरामद ज़रूर होता रहा। उसके बाद चले चुनाचे थल कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारा है ये 1942 से 1940 तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो जब पाकिस्तान बना तो इंडिया और पाकिस्तान का एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया कि 31 मार्च सन 48 तक जो मुआहदे या जो कानून या जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसी पे अमल दरामद किया जाएगा। चुनाचे पंजाब की नहरों में पंजाब जो तकसीम हो चुका था 1947 में और इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब बन गए थे, तो लेकिन उसमें जो हमारी कैनाल्स थी उनमें जो इंडिया से पानी आता था वो वैसे ही आता रहा जैसे कि पहले मुआहदे के मुताबिक आता था। लेकिन इंडिया ने 1 अप्रैल 1948 जबकि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, उसकी मियाद ख़त्म हुई, तो 1 अप्रैल 1948 को उन पाकिस्तान कैनाल में जिनके हेडवर्क्स इंडिया में थे उसमें पानी बंद कर दिया। वो कौन कौन सी कैनाल थी? वो एक अपर बारी दोआब कैनाल थी जो रिवर रावी से मधुपुर हेडवर्क से निकलती थी और वो गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर और कसूर अजला में आबपाशी करती थी, उसमें पानी बंद हुआ। इसी तरीके से फ़िरोज़पुर हेडवर्क से राइट साइड से दीपालपुर कैनाल निकलती थी जो कि ज़ेरा कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल को आबपाश करती थी, उसमें पानी बंद कर दिया। इसी तरीके से सतलुज और ब्यास का पानी फ़िरोज़पुर हेडवर्क से नीचे रिलीज़ किया जाता था जो कि इस्लाम हेडवर्क्स पे जो सुलेमान की हेडवर्क्स की 3 के नहरों को आबपाश पानी पहुँचाता था और इस्लाम की 3 नहरों को पानी पहुँचाता था। सो फ़िरोज़पुर के नीचे इंडिया ने पानी बंद कर दिया। तो ये एक बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने आपस में गुफ्तगू शरीक शुरू कर दी और 4 मई 1948 को एक एडहॉक एग्रीमेंट हो गया कि जो पानी इन कैनाल्स में चल रहा था वो चलने दिया जाए और पानी की तकसीम के सिलसिले में इंडिया से गुफ्तगू शरीक शुरू की जाए। चुनांचे सन 48 से इंडिया और पाकिस्तान में पानी की तकसीम के मतलब गुफ्तगू शरीक शुरू हो गई। ये गुफ्तगू शरीक 1950 तक चलती रही, लेकिन इसमें कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। लेकिन इस वक्त 1950 में वर्ल्ड बैंक ने जब ये देखा कि सूरत हाल ज़रा नाजुक है तो वर्ल्ड बैंक ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो इस मामले को हल कर सकते हैं। चुनांचे इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की सर्विसेज को ले लिया और फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस पानी का मुआहदा एक 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हो गई जिसमें पानी की तकसीम का मुआहदा हो गया। तो 1900 ये जो वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, इसमें यह तय पाया कि जो 3 मशरकी दरिया हैं यानी रावी, ब्यास और सतलुज, इसका कुल पानी जो है वो इंडिया के शेर में चला गया और पाकिस्तान को ये कहा गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, मगरबी दरिया हैं, इंडस, झेलम और चनाब, इसके पानी को इस्तेमाल किया जाए। सर ये बताइएगा कि ये जो ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसका लॉस जो है, इसका नुकसान पाकिस्तान के किन इलाकों को और किस सूबे को ज़्यादा हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ा मीशत? इसमें ये जो 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज है, इनका जो टोटल पानी है वो 33 मिलियन एकड़ फीट था और उस वक़्त इंडिया में 9 मिलियन एकड़ फुट पानी इसमें से इस्तेमाल हो रहा था।
24 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो पाकिस्तान में आ रहा था। इस ट्रीटी के तहत जब वो तीनों दरिया हिंदुस्तान को दे दिए गए तो वो 33 MAF जो 33 MAF टोटल पानी था वो सारे इंडिया को चला गया। तो लामहला पाकिस्तान को 24 मिलियन एकड़ फुट पानी की कमी का सामना करना पड़ा। सर, इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत जब पाकिस्तान के 3 ईस्टर्न रिवर्स का पानी हमने दे दिया तो फिर उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमने क्या अरेंजमेंट्स की और वो हम किस हद तक कामयाब हुए उन अरेंजमेंट्स को आगे लेके जाने? हाँ जी, तो उसमें ये हुआ कि चूँकि वर्ल्ड बैंक की वसातत से ये ट्रीटी हुई थी तो उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आए यानी इंडस, झेलम और चनाब, इससे पानी को हम ट्रांसफ़र करें उन हेडवर्क्स पे जो कि रावी और सतलुज और ब्यास का पानी इस्तेमाल करते थे। चुनांचे इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें वो कहते हैं रिप्लेसमेंट वर्क्स बने। वो रिप्लेसमेंट वर्क्स क्या थे कि 2 डैमें बनी, एक झेलम दरिया पे मंगला डैम बनी, एक इंडस दरिया पे तरबेला डैम बनी और उसके बाद 7 नई लिंक कैनाल बनी ताकि इन डैम्स का पानी जो है वो हम ट्रांसफ़र करके तो ईस्टर्न रिवर्स के हेडवर्क्स पे ले जाएं और हमारी पंजाब की हमारी जो पाकिस्तान की कैनाल्स हैं उनको वो पानी दिया जाए। जहाँ तक नफ़े नुकसान का ताल्लुक है उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें ये फ़ायदा हो गया कि इससे पहले हमारे पास डैम्स नहीं होती थी, हमारे पास स्टोरेज का पानी नहीं था। तो रबी में यानी मौसम सरमा में दरियाओं में पानी की बहुत शिद्दत से कमी हो जाती थी, इसलिए हम पूरी इरिगेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन इन डैम्स के बन जाने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें रबी में भी पानी मुयस्सर आ गया और हमारी इरिगेशन जो थी वो बेहतर हो गई। उसमें अगर तखमीना लगाया जाए तो ट्रीटी से पहले जो हमारी पानी का वाटर यूज़ था पंजाब में वो कोई रफली कोई 90 से 93 मिलियन एकड़ फीट था, जो कि बढ़ के 102 और 103 मिलियन एकड़ फीट हो गया। तो इसमें हमें थोड़ा सा ट्रीटी में काफ़ी फ़ायदा हुआ जो इसमें ये डैम्स बन गए। सर, मुझे ये बताइएगा कि ट्रीटी के बाद जो सूबों के माबैन पानी की तकसीम का एक तनाज़ा चला, फिर उसको हमने हल किया, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें और वो बता दें कि उस तनाज़े के फिर बाद में उस मुआहदे के खद्दो-खाल क्या थे? हाँ, जब ट्रीटी हमारी साइन हुई थी तो उस वक़्त इंडिया से एक मुआहदा किया गया था कि 10 साल तक इंडिया हमें वो पानी देता जाएगा जो वो पहले दे रहे थे, और पाकिस्तान से ये कहा गया कि वो उन 10 सालों में अपने रिप्लेसमेंट वर्क्स बना लें। चुनांचे 1960 से लेके 1970 तक हमें वो पानी मिलता रहा जो इंडिया दे रहा था। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान में फिर ये सूरत हाल पैदा हुई कि चूँकि एडिशनल पानी नहीं था तो इसलिए ये हुआ कि यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पुरानी नहरें हैं, उन्हीं में वो जो पानी इस्तेमाल होगा। चुनांचे 1960 से 1970 तक हमारा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन सका। 1970 में जब हमारे रिप्लेसमेंट वर्क्स बन गए, हमारी डैम्स बन गई, हमारे पास इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया पानी लेने का, लेकिन तब भी यही था कि कोई नया प्रोजेक्ट ना बनाया जाए। चुनांचे 1970 से आगे भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था और ये सिलसिला चलता रहा और फिर शिद्दत से इसकी कमी महसूस की कि ये महसूस किया गया कि इस अरसे में चूँकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, इसलिए हमें ज़राअत भी हमारी बढ़नी चाहिए, हमें पानी की भी ज़रूरत भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए फिर ये था कि नए प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी थे और चूँकि अंडर द एग्रीमेंट हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे थे, इसलिए ये बहुत शिद्दत से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि हमें पानी की बैनुल-सूबाई यानी सूबों में आपस में पानी की तकसीम का कोई ना कोई मुआहदा कर लेना चाहिए। चुनांचे ये वजह बनी जिसकी वजह से ये महसूस हुआ कि हमें वाटर अकॉर्ड या सूबों में आपस में तकसीम आप पे कोई ना कोई मुआहदा कर लेना चाहिए।
अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो एक पूछने वाली है कि वाटर रिकॉर्ड में हम बात करते हैं पानी, दस्तयाब पानी 103 मिलियन एकड़ फुट, और फिर एक और जगह पे जिक्र किया गया है 114 मिलियन एकड़ फुट। तो ये 103 और 114 के दरमियान जो फ़र्क है, ये हम कहाँ से, हमने ये फिगर कहाँ से आई 114 की, और फिर हम 114 तक कैसे पहुँच पाएंगे? अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पानी की पार्टीशन के बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने सूबों में भी पानी की तकसीम का कोई मुआहदा कर लिया जाए। अच्छा, उस मुआहदे को करने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये था कि अब कोई नया प्रोजेक्ट ना बनाए, लेकिन नए प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत थी और उसका मुआहदा करना जो था वो उसकी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही थी। उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान में 1968 में एक कमेटी बनी, अख्तर हुसैन कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। अख्तर हुसैन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, लेकिन वो जब उन्होंने अपनी 1970 में अपनी रिपोर्ट दी तो उस वक़्त वन यूनिट जो था वो ब्रेक हो चुका था और वो सूबे बहाल हो चुके थे, इसलिए उनकी सिफारिशात पे अमल दरामद ना हो सका। लेकिन चूँकि पानी की तकसीम का मुआहदा होना ज़रूरी था, फिर 1970 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, फजल अकबर कमेटी। तो फजल अकबर कमेटी ने 1971 में अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें उसने सूबों के शेर मुकर्रर किए। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन जो थी, सिफारिशात जो थी, उसको पंजाब ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया, KPK ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान को उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस पर अमल दरामद ना हो सका। चुनांचे उसके बाद ये सिलसिला एड हॉक ही चलता रहा। फिर 1982-83 में हलीम कमीशन बनी। तो हलीम कमीशन ने जो फजल अकबर कमेटी की सिफारिशात थी उनको लेके उस पर फर्दर काम करना शुरू किया, सारे सूबों से मुशावरत शुरू की। अल्टीमेटली 1983 में हलीम कमीशन ने भी अपनी सिफारिशात पेश की। जो हलीम कमीशन ने सिफारिशात पेश की उसको पंजाब ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बलूचिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन KPK को उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। यहाँ आके बात रुक गई। चुनांचे 1990-91 में जब यहाँ ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें पानी का मुआहदा ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, वो उसके चेयरमैन थे। उसके नीचे एक टेक्निकल कमेटी बनी और एक पॉलिटिकल कमेटी बनी। तो टेक्निकल कमेटी में जो उसका पहला जो इजलास था वो इसी कमेटी रूम में हुआ था, मार्च 48 में, मार्च 91 में। तो उसमें जब सारे सूबों के टेक्निकल लोग आए हुए थे, तो वहाँ बैठ के ये बात हुई कि क्या हमने इस मसले को एब्लिशो शुरू करना है या वहाँ से शुरू करना है जहाँ से बात ख़त्म हुई थी। तो यही था फैसला हुआ कि जी हम वहाँ से बात शुरू करें जहाँ से बात ख़त्म हुई थी। तो बात ख़त्म हुई थी हलीम कमीशन की रिपोर्ट पे। चुनांचे हलीम कमीशन की रिपोर्ट को सामने रख के उस पर फिर चूँकि उस पर एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात KPK को थे, उनसे पूछा गया कि जी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कुछ कहा कि उनको जो पानी मिला है वो कम मिला है। इसी तरीके फिर बाकी सूबे भी कहने लगे कि हमें ये पानी कम मिला है, यहाँ कब पानी कम मिला है। फिर वो हलीम कमीशन की रिपोर्ट भी और फजल अकबर कमेटी की रिपोर्ट भी, उन सब को उनको सामने रख के ये इस पे एक तरह का गिव एंड टेक करके तो एक मुआहदा हो गया। तो उस मुआहदे में वो सारे सूबों के जो शेयर्स थे वो एग्री हो गए। जब वो शेयर्स एग्री हो गए और उनको टोटल किया तो वो पता चला कि वो शेयर बनते थे 114 MF। उस वक़्त जो जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते थे वो हार्डली 103 MF था। तो अगला क्वेश्चन ये हुआ कि जब पानी 103 है तो ये 114 कैसे हम तकसीम करेंगे। उसके लिए फिर अकॉर्ड में एक शिक पैरा नंबर 6 ऐड किया गया कि हम नई स्टोरेजेस बनाएंगे
नई स्टोरेजेस बनेगी, हमारे पानी की सप्लाई 114 हो जाएगी, फिर इसको हम एक पैरा 2 के तौर तकसीम करेंगे। अगला क्वेश्चन ये हुआ कि जब तक नई स्टोरेजेस नहीं बनती और 114 नहीं होता तो फिर हम क्या करें। उस पर पानी की तकसीम का एक पैरा 14B है वो उसमें रख दिया गया, जिसका मतलब ये था कि जब तक हम नई स्टोरेजेस नहीं बनते, 114 पानी नहीं होता, हम 103 जो पानी है उसी की निस्बत में तकसीम करेंगे। तो ये पैरा 14B में उसकी जो मौजूदा पानी है उसकी तकसीम का तरीका दिया हुआ है। सर, ये जो चश्मा झेलम लिंक नहर है और तौसा पानीपत लिंक नहर है, ये दो नहरें हैं जिनके चलाने पे अक्सर एतराज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोनों नहरें वो हैं जो सिंध से पानी लेकर चलाई जाती हैं, तो इस पर एतराज़ किया जाता है। तो क्या इन नहरों का में जो पानी है वो किसके हिस्से से आता है और इस पर एतराज़ क्यों है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये चश्मा झेलम लिंक और तौसा पानीपत लिंक ये ट्रीटी के तहत ही बनी थी एज रिप्लेसमेंट वर्क्स, और ये नहरें इसलिए बनी थी कि जब तरबेला डैम बन जाएगा और हमारे पास एडिशनल पानी अवेलेबल होगा दरिया सिंध में, तो उसमें से पंजाब का हिस्सा होगा, तो वो पंजाब का हिस्सा जो है वो इन नहरों के सीजे लिंक और टीपी लिंक के थ्रू हम ट्रांसफ़र करके त्रिम्बू और पानीपत बैराजेस पे वो पानी पहुँचाएँगे, बहावलपुर तक ये पानी पहुँचता है। लेकिन ये हुआ ये कि सीजे लिंक के जो ये मुकम्मल हो गई थी 1970 में, उस वक्त तक 1970 में अभी तरबेला डैम मुकम्मल नहीं हुई थी। तरबेला डैम मुकम्मल हुई है 1975 में, 75-76 में। तो इस सीजे लिंक को टेस्ट करने के लिए वापडा ने इसको चलाया सीजे लिंक को, ताकि देखा जाए, इसको टेस्ट करने के लिए चलाया। उस वक्त अभी पानी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए चलाया। इस पर सिंध ने एतराज़ किया कि जब आप सीजे लिंक चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दरिया सिंध का पानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चूँकि उस वक़्त तरबेला नहीं था, इसलिए वो वाकई वो दरिया सिंध का पानी ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इस पे सिंध ने वो एतराज़ किया। तो उस एतराज़ को दूर करने के लिए फिर एक तो ये फ़ैसला किया गया कि सीजे लिंक को फ्लड डेज में चलाया जाए, ताकि जब पानी सरप्लस हो उस वक्त इसको टेस्ट कर लिया जाए। दूसरा उस साल में ये हुआ कि जब भी सीजे लिंक को चलाना हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इजाज़त ले लिया करें, इसे पूछ लिया करें। ये एक साल का मुआहदा था जो कि 1970 में हुआ। फिर 1971 में इस मुआहदे को की तजदीद की गई कि हाँ 1971 में भी इस पर अमल किया जाए। फिर 1972 में भी इसकी की गई, फिर 1973 में भी की गई, फिर 1976 में फिर ये हुआ कि तरबेले का पानी भी आना शुरू हो गया, फिर ये मौसम जो था ये ख़त्म हो गया। अब ये जो सीजे लिंक है, ये इस वक्त जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सारे दरियाओं का पानी जमा करके जो अथॉरिटी है इसको तकसीम करने वाली इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वो सारे सूबों को अब हिस्सा बना देते हैं। वो बता देते हैं कि ये पंजाब का ये शेयर है, सिंध का ये शेयर है और बाकी सूबों का ये शेयर है। तो इस वक्त हम चश्मा झेलम लिंक और टीपी लिंक जो हैं इसको पंजाब के शेयर से चलाते हैं, किसी दूसरे सूबे के शेयर से नहीं चलाते। इसलिए हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि चूँकि हम सीजे और टीपी को अपने शेयर से चलाते हैं, इससे सिंध को तो कोई नुकसान ही नहीं पहुँचता, तो इसलिए इसको चलना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि जो पानी की तकसीम के मसाइल और एतराज़ात पैदा होते हैं, इन मसाइल का आप एक हल क्या है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है इन मसाइल के हल के लिए? इसमें हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो मौजूदा तरीक़ेकार है पानी की तकसीम का, उस पर एतराज़ किसको है? वो एतराज़ सूबा सिंध को है। सूबा सिंध ये चाहते हैं कि जो पैरा 2 में उनको शेयर दिया गया है वो उनको उसके मुताबिक पानी की तकसीम की जाए। अच्छा, पैरा 2 में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर हम पैरा 2 के सारे सूबों के शेयर को जमा करें तो वो 114 बनते हैं और पानी 103 है। तो 100 जब तक ये पानी 114 नहीं होगा उस शेयर के उन शेयर के मुताबिक ये तकसीम नहीं हो सकता। और 114 पानी करने के लिए क्या ज़रूरी है?
वो पैरा 6 में दिया गया है कि आप नई स्टोरेजेस बनाएं, आप कालाबाग डैम बनाएं, आप भाषा डैम बनाएं, दूसरी डैम्स बनाएं, ताकि पानी की मिकदार जो है वो इस वक्त जो 103 है वो बढ़ के 114 जैसे बढ़ जाए तो फिर पैरा 2 के मुताबिक तकसीम होगी। सो इस वक्त इसका वाहिद हाल यही है कि हमें नई स्टोरेजेस बनानी चाहिए ताकि हमारे पास पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो 114 से बढ़ जाए।